एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करा। प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करा। कहां प्लेंट को प्रेजेंट करेगा वो बताओ? कोर्ट में तो प्रेजेंट करेगा ना अपनी प्लेंट को। ठीक है, ये मेंशन करते हुए कि भाई मेरा जो सूट है वो विद इन लिमिटेशन है, विद इन लिमिटेशन पीरियड है। मेरा जो सूट है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है। ठीक है, ये मेंशन करते हुए प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट प्रेजेंट करी। ठीक है, साथ ही में जो हमारा डिफेंडेंट भाई था, ठीक है, जो डिफेंडेंट भाई था उसने क्या करा? अपनी डब्ल्यूएस फाइल करी। वो रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल करता है ना, कहां पे फाइल करेगा बताना जरा? ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर नंबर 6 के साथ में ऑर्डर नंबर 8। ठीक है, यहां प्लेन फाइल करी जाती है ऑर्डर नंबर 6 के साथ में ऑर्डर नंबर 7। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो हाँ, तो डिफेंडेंट ने अपनी डब्ल्यूएस फाइल करी ऑर्डर नंबर 6 के साथ में ऑर्डर नंबर 8 जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसने ये क्लेम करा कि साहब ये जो सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। कि जैसा ये तो मेंटेनेबल है ही नहीं कोर्ट के अंदर, ये तो बेकार सूट है, ये तो लिमिटेशन, इसके तो दो महीने हो गए लिमिटेशन पीरियड खत्म हुए हुए, प्लेंटिफ मुंह उठा के अब आ रहा है कोर्ट के अंदर, तो जैसा ये तो सूट सुनने लायक है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब यहां पे क्वेश्चन सामने आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहां पे आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कैन कोर्ट कैन कोर्ट रिजेक्ट द केस? रिजेक्ट द केस, दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय एंड एग्जामिनर्स क्वेश्चन इन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कैन कोर्ट रिजेक्ट द केस? चलो मैं बताता हूं, सीधा सा अपना लॉजिक अपनाना होता है, इतना हाइपोथेटिकल में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, यहां पर रिजेक्ट की बात आ रही है, कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है केस को। अब ये कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये रिजेक्शन शब्द कहां पे पढ़ा है हमने? ये रिजेक्शन शब्द हम मान सकते हैं ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 में पढ़ा है हमने। मैं भी खोल के भी दिखा देता हूं आपको, अगर भरोसा ना हो रहा हो एक सेकंड रुको, मैं बेरेक्ट ओपन करके दिखा देता हूं। दिखाई दे रहा है सबको? क्या बात कर रहा है? ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और अभी हमने एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? एक सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, यहां पे हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और अभी हमसे एग्जामिनर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? रिजेक्शन ऑफ केस, कि कोर्ट जो है केस को रिजेक्ट कर सकता है। तो इससे एक बात दिमाग में क्लियर हो रही है कि कोर्ट जो है केवल और केवल प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, केस को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं? नो, द आंसर इज नो। कोर्ट जो है कभी भी केस को रिजेक्ट नहीं करता है। कोर्ट के पास केवल और केवल अधिकार किस चीज का है? प्लेंट को रिजेक्ट करने का, प्लेंट को रिजेक्ट करने का। तो कोर्ट के पास एक बात तो दिमाग में क्लियर हो गई, केस को रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। और लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोर्ट को रिजेक्ट करना होता है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर डी होता है। अभी हमने पढ़ा था, वेयर सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। तो जब कोर्ट के दिमाग में आ जाता है कि भाई किसी कानून के तहत ये जो केस है ये बार्ड है, ये फाइल नहीं हो सकता है, सुनवाई में नहीं जा सकता है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है? बार्ड बाय लिमिटेशन कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। क्लियर है सबको ये बात? बताओ जरा, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया ये पॉइंट आपको? ठीक है, तो इसके आंसर में मैं क्या लिखूंगा? इसके आंसर में मैं ये लिख सकता हूं कि नो, केस जो है रिजेक्ट हमारा नहीं होगा। पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर हो जाती है, क्योंकि एज पर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 पॉइंट नंबर डी, कोर्ट हैज अ पावर टू रिजेक्ट दी प्लेंट, नॉट दी रिजेक्ट दी केस। ठीक है, केस कभी भी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता भाई, कोई कहानी बचती ही नहीं है। चलो, ये बात भी हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। तो अब इस केस के अंदर कार्रवाई कैसे चलेगी? सबसे पहली बात, यहां पर प्लेंटिफ ने अपना केस दायर करा है, अपना प्लेंट डाली है, एंड यहां पे डिफेंडेंट ने अपनी डब्ल्यूएस फाइल करी है, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट दायर करी है एंड डिफेंडेंट ने अपनी डब्ल्यूएस फाइल करी है। अब यहां पर हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट कि सूट जो है कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, सूट नेवर रिजेक्टेड, सूट जो है कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। ऑलवेज ऑलवेज प्लेंट जो है हमारी रिजेक्ट होती है, ऑलवेज प्लेंट हमारी रिजेक्ट होती है। ये हमने ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 पॉइंट नंबर डी का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने स्टेट कोट करा है, प्लेंटिफ ने स्टेट करा है कि मेरा विद इन लिमिटेशन पीरियड है, विद इन लिमिटेशन पीरियड है। और जो हमारा डिफेंडेंट भाई है, डिफेंडेंट ने कहा नहीं साहब ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। अब यहां पे आपको कोई एक चीज नजर आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक पार्टी हां बोल रही है, एक पार्टी ना बोल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर एक पार्टी हां बोले दूसरी पार्टी ना बोले, तो ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं पढ़ी थी मैंने, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या होता है हमारा? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोल सकते हैं, फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज बोल सकते हैं।
इसको हम फ्रेमिंग और मतलब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज बोल सकते हैं। अब ये फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हमारे को कहीं ना कहीं पढ़ा है हमने ये चीज को। कोई ऑर्डर आता है इसके नाम पे हमारे को? मेरे को दिमाग में याद तो आ नहीं रहा, आप लोग मेरे को याद करवा दो कौन सा ऑर्डर के अंदर ये चीज हम पढ़ते हैं। इन विच ऑर्डर फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हैज बीन मेंशन्ड, इन विच ऑर्डर फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इज मेंशन्ड। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर नंबर हमारा 14 है? क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर नंबर हमारा 14 है? क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा ऑर्डर नंबर 14 है? ठीक है। अब इसने अपनी जो प्लेंट दायर करी होगी तो प्लेंट में कोई रिलीफ तो मांगी होगी ना, कि जैसे साहब ये बी नाम का ये जो डिफेंडेंट भाई है ना हमारा, डिफेंडेंट ने हमारे को जो है पैसे मेरे लेके भाग गया, इसने मुझे बहुत मारा, इसने मेरी गाड़ी ठोकी, इससे मेरे को कंपनसेशन चाहिए, या इसकी मिर्ची पाउडर की फैक्ट्री है, इसके फैक्ट्री के अंदर जो धुआं निकल रहा है मसालों का, उसकी वजह से मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, पब्लिक न्यूसेंस या कुछ भी XYZ। यहाँ पे वो कोई ना कोई रिलीफ तो मांगी होगी इसने, हाँ है ना। मान लेते 10 लाख रुपए इसने क्लेम कर रहा है अपने, और अभी हम लड़ाई किस पे कर रहे हैं कि सूट लिमिटेशन पीरियड का है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगा, इश्यूज के बात आएगी ऑर्डर नंबर 14 के अंदर, जो आप लोगों ने आंसर दिया है ऑर्डर नंबर 14 का करेक्ट जवाब है। तो पहले मेन इशू क्या है जो रिलीफ मांगी गई है कि 10 लाख रुपए का ए नाम के व्यक्ति को लेने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इश्यूज को अभी साइड रख देगा, इसको भी जो है साइड साइड, भाई साइड लिखना नहीं आता मुझे, इसको इंग्लिश में लिख देंगे। तो कोर्ट क्या करेंगे, अभी इसको साइड कर देंगे, साइड रख दो अभी, साइड कर दो अभी। कोर्ट क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारा मैं एक और इशू फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा मैं एक और इशू फ्रेम कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे इशू फ्रेम हो गया ना कि एक पार्टी कह रही है विद लिमिटेशन, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं जैसा ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है। तो जैसा कहेंगे चलो बेटा तुम्हारे ना मैं पहले बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है इसको मैं इशू बना लेता हूं। ठीक है, बार्ड बाय लिमिटेशन है, बार्ड बाय लिमिटेशन और नॉट, मैं इसको जो है इशू बना लेता हूं। तो इसके लिए कोई ऑर्डर भी, और ये जो इशू वाला है ना, ये वाला इशू जो है इसको बाद में सुनूंगा, पहले ये क्लियर कर लेता हूं, इससे पता लग जाएगा ना सूट सुनने लायक है या नहीं है। क्योंकि पहले मैंने ये डिसाइड कर दिया, कोर्ट अगर कोर्ट की नजर से देखो, कोर्ट ने अगर ये वाला पहले इशू डिसाइड कर दिया बाद में ये वाला डिसाइड करा, तो ये तो मेहनत पानी में जाएगी बेवजह, क्योंकि केस फिर जब रद्द हो जाएगा तो कोर्ट की इतनी सारी मेहनत बेकार जाएगी ना फिर। तो सही रास्ता क्या है कि पहले ये बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है इस इशू को पहले सुन लो, और जो मुद्दे वाली बात है उसको बाद में डिसाइड करेंगे, हाँ है ना। तो ये बात हमारे ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 2 में लिखी हुई है। एक बार इसको नजर मार लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूं स्क्रीन के ऊपर, ऑर्डर नंबर 14 रूल नंबर 2। इतने आप लोग भी अपने कॉपी के अंदर अपने बेरक के अंदर ओपन करके चेक कर लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर 14 आ गया ना, कि भाई सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करो, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट करो, इशू ऑफ लॉ का है, इशू ऑफ एग्रीड अपॉन का है। ठीक है, ऑर्डर नंबर 14 आ गया हमारा। इसके अंदर हमने कहा रूल 2 पढ़ना है, तो रूल 2 क्या कह रहा है कि कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट इन ऑल इश्यूज। ठीक है, पहला पॉइंट, नॉटविथस्टैंडिंग दैट the case may be disposed on a preliminary issue, the court shall, subject to the provisions of subrule 2, pronounce the judgment on all issues where issues of both law and the fact arise in the same suit. The court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of any issue of law only. It may be true that issue first, if the issue related to, देखो इसमें क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट लाइन, it may try that issue first। तो कोर्ट की नजर में सबसे बेहतरीन क्या रहेगा कि भाई पहले जो भी कोई इशू है मुद्दे वाला उसको साइड रखकर सबसे पहले ऐसे इशू को डिसाइड करो जो या तो जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग बात करता हो या कोई बार के रिगार्डिंग जो बात करता हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो बात करता हो। तो जो मुद्दे वाले इशू है उसको पहले साइड रख दो, जो जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग इश्यूज हैं या बार ऑफ द लिमिटेशन या बार के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, पहले उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा पहले वो इशू। ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 2 के अंदर ये बात क्लियर शब्दों में लिखी हुई है। अगर कोर्ट पहले जुरिडिक्शन वाला इशू या बार वाला इशू डिसाइड कर देगा, फिर मुद्दे वाला जो इशू है जो पार्टी रिलीफ मांगने आई है उसको सुनते हुए अपना काम खत्म करे, केस को खत्म करे। क्लियर हो गई बात, पिक्चर समझ में आ गई। और हमारे केस में क्या था, हमारे केस में मुद्दे वाला जो इशू है वो रिलीफ का 10 लाख रुपए का, और जो ये बार बाय लिमिटेशन वाला तो जुरिडिक्शन या बार का इशू आ गया। अब ऑर्डर नंबर 14 रूल 2 पिक्चर में आएगा, बताओ जरा। अब आप जज होंगे तो आपने कानून पढ़ा होगा, आपने सीपीसी का बेर एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप ऑर्डर नंबर 14 रूल 2 का पालन करोगे ना। तो उसके अंदर क्या बात लिखी हुई है कि पहले आप जज होने के नाते बार वाला इशू पहले सुनोगे, क्लियर है। फिर इसको डिसाइड करने इसको फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, इसे कोर्ट फिर डिसाइड करेगा। फिर ये डिसाइड करने के बाद कोर्ट को एक बात क्लियर हो जाएगा कि भैया ये बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है। नहीं है तो अगर ये बार्ड बाय लिमिटेशन है तो कोर्ट डिसमिस द केस कर देगा, कोर्ट डिसमिस कर देगा पूरे केस को, ठीक है। और ये नहीं है तो कोर्ट फिर कहेगा एविडेंस लेके आओ, सबूत लेके आओ, ये है वो है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अब बताओ किसको क्या डाउट है, अब अपना दिमाग खोलते हैं, ठीक है। आशीष को भी समझ में आ गया तो याद रखा जाएगा ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 पॉइंट नंबर डी एंड ऑर्डर नंबर 14 रूल 2। मैं तुम्हारे को बेरक के अंदर साफ इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको होपलेस होने की कोई जरूरत कभी ना पड़े कि यार मैंने तो सर ने तो बताया था ऑर्डर नंबर 14 रूल 2
और मेरे बेरेक में ऑर्डर नंबर 14 रूल 3 में ये बात लिखी हुई है, या 1 में ये बात लिखी हुई है, या पता नहीं कौन से रूल में लिखी हुई है, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो आप अपने कॉपीज में ये बात लिखते रहना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, निकालने का मतलब जो पढ़ाया है उसको मत निकालना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं अब, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट जरूर रखिएगा। जरा सा भी डाउट आए ना, मुझे उसी टाइम रोक देना कि सर मेरे को ये पॉइंट पे डाउट है, सर मुझे ये पॉइंट पे डाउट है, या ऑडियो का वो ऑप्शन ऑन कर देना कि सर मेरे को ये पॉइंट पे डाउट है, आप जो बता रहे हो बट मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर करिए। ठीक है, बी अटेंटिव, पहले आपको वार्निंग करो, बार बार मैं नहीं बोलूंगा ये बात। अपने बेरक के अंदर सेक्शन नंबर 9 आप ओपन अप कर लेना, पहले मैं भी अपने बेरक के अंदर ओपन करके आपको दिखा देता हूं सेक्शन नंबर 9 कहानी क्या कह रहा है। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये पॉइंट अगर किसी को समझ में आ गया ना, सेक्शन नंबर 9 अगर आपने समझ लिया तो समझ लेना आपके एग्जाम के अंदर 5 या 6 मेंस के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, आ सकते हैं मतलब आएंगे ही आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन अलग अलग तरीके वाले आप आंसर लिख सकते हो, मैं ये लिख के दे सकता हूं। और प्रीलिम्स के अंदर 3 या 4 क्वेश्चंस अपने इसी सेक्शन में से बनते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, यानी 3 या 4 मार्क्स प्रीलिम्स के अंदर एक पॉइंट पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मेंस का भी एक क्वेश्चन खत्म, प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन खत्म, याद रखना। कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सिविल कोर्ट है ना हमारा, तो सारे के सारे सिविल सूट अपना ट्राई कर सकता है, लेकिन कोर्ट जो है वो वाले अपने सिविल सूट ट्राई नहीं करेगा जिसको कोई भी कानून के अंदर बार्ड करा गया हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारा रेवेन्यू कोड क्या कहता है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड का मुद्दा होगा है तो वो सिविल कोर्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू कोड एक्ट के तहत वो वहां पे बार लगाया हुआ है कि ये केस रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये बार की बात हो गई, क्लियर हो गया। अगर ये बार नहीं होता तो कोर्ट के पास पावर थी सिविल कोर्ट के पास टू ट्राई ऑल सिविल सूट अपना सिविल कोर्ट अपना ट्राई करता, लेकिन बार लग गया तो सेक्शन नंबर 9 के तहत भैया जहां पे बार लगाया जिस कोर्ट के बोला है वही अपना ट्राई करे। हेडिंग समझ में आ गई कि भाई कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास पावर है, वो सारे के सारे सिविल सूट्स को ट्राई कर सकता है, लेकिन कहीं पे बार लगाया हुआ है तो उन सूट्स को कोर्ट नहीं सुनेगा, उन सूट्स को कोर्ट, सिविल कोर्ट मना कर देगा, भैया जहां पे बार, मेरे को तो बार लगा रखा है, अब तुम्हारे को ट्रिब्यूनल में जाना है वहां जाओ, कोई दूसरा कोर्ट में जाना है वहां जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाना है वहां जाओ, भाई मैं नहीं सुन सकता तुम्हारा, है तो सिविल, लेकिन मेरे को सेक्शन नंबर 9 के अंदर अथॉरिटी केवल बिना बार लगाए हुए वाले सूटों के अंदर सुनने की अथॉरिटी है। क्लियर है, चलो हेडिंग से मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब क्या बता रखा है इसके अंदर, आगे अंडर कंटेंट की मैं बात करूं, द कोर्ट शैल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी है, ये यहाँ पे शैल वर्ड यूज करा है, तो शैल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी है, कोर्ट को अपनी मनमर्जी नहीं लगानी है। मनमर्जी वाली बात कब आती है, जब मे वर्ड यूज करा जाता है, कोर्ट में, अब कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो करे या ना करे। अब यहाँ पे शैल है तो कानून की बात माननी ही पड़ेगी, कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट में लिखा है ना, अब इसको मत पढ़ना, इसको छोड़ो, अभी जो ये ब्रैकेट के अंदर बात लिखी है, अब इसके ऊपर दिमाग मत लगाना, इसको साइड में रखो। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। मैंने क्या कहा था, सिविल नेचर की बात आपको कहानी बता रखी है ना, सिविल नेचर का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट के पास अपना पेक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर वाली जुरिडिक्शन होगी तो हम बोला जाएगा कि ये वाला सूट क्या है, सिविल नेचर का है। जैसे रेवेन्यू कोर्ट का एग्जांपल मैंने दिया, कोर्ट है तो सिविल, लेकिन सिविल नेचर का है क्या, ये नहीं, सिविल नेचर का नहीं है, क्योंकि सिविल नेचर का अगर होता तो सिविल कोर्ट में आता, सिविल नेचर का नहीं है इसलिए सिविल कोर्ट में नहीं आ सकता है। क्लियर है, चलिए, तो द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, केवल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी उन्हीं केस की सुनवाई करने के लिए जिनका सिविल नेचर का अपना जुरिडिक्शन होगा, सिविल नेचर का। ठीक है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार। इसके ऊपर कहानी अलग से चलेगी, इसका मतलब आप सीधे तौर पे अभी करंट ये समझ सकते हो कि भाई ऐसे सूट का कोर्ट नहीं सुनवाई करेगा जिनको किसी कानून के तहत या कहीं हमारे इनफैक्ट सीपीसी के तहत मना कर दिया है कि भाई सिविल कोर्ट इन पर्टिकुलर सूट्स को नहीं सुनेगा। अब वो कौन कौन से सूट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन आएगा कि तो ऐसे कौन कौन से सूट है जहां पे सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता है, इंप्लाइडली बार्ड है, एक्सप्रेसली बार्ड है, तो वो आपसे मेंस में पूछेगा, अभी बता दूंगा मैं, पहले टॉपिक समझ लो, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, मेंस का एक क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब यहां पे बार बार वर्ड यूज करा है सिविल 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 सिविल, क्या है सिविल, सिविल क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, कोई बच्चा है मेरे को याद दिला सके, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल। सीधी बात मैं ये बोल सकता हूं एग्जामिनर को बताने के लिए कि एग्जामिनर भाई सिविल का मतलब वो होता है जो क्रिमिनल नहीं होता, बात खत्म, कि एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इट इज नोन एज सिविल, बात खत्म। मैं एग्जामिनर को ये बताऊंगा, ठीक है, अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। अब याद रखना, मैं आपको बेरेक्ट पढ़ना कैसे होता है वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, बेरेक्ट पढ़ना कैसे होता है और अपने कॉपी के अंदर नोट्स कैसे बनाने होते हैं वो पढ़ना, वो समझा रहा हूं। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी छोड़ो, एक्सप्लेनेशन तो इसको छोड़ो पहले,
अभी हमने इतना से बात पढ़ी है, ठीक है, यहां तक हमने बात पढ़ी है। तो अब इसको मैं अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना के कैसे लिखूंगा, आप मेरे मेरे ऊपर ध्यान देना, ठीक है, मेरी कॉपी के ऊपर ध्यान देना। देखो मैंने कैसे बना रखा है, सेक्शन नंबर 9। तो व्हाट इज सिविल, बार बार सिविल वर्ड यूज करा गया यहाँ पे हमारे। तो एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इज सिविल। अब मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कोर्ट, एक सेकंड, कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन और टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट ऑफ व्हिच आइदर देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। इसका मतलब होता है ब्रेक करना, एसेंशियल एलिमेंट्स निकालना अपने पर्टिकुलर सेक्शन में से। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप अपना एग्जाम्स की रिवीजन कर रहे होंगे अपना प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के अंदर आपसे यही छोटे छोटे कीवर्ड्स पूछे जाएंगे कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर जुरिडिक्शन की बात करी गई है। तो जुरिडिक्शन कौन से सूट्स के बारे में बात करी है, सारे सूट्स के बारे में बात करी है, या कोई टेम्परेरी सूट्स के बारे में बात करी है, या सूट ऑफ सिविल नेचर की बात करी है, या सूट ऑफ या फिर ऑल सिविल सूट्स के बारे में बात करी है, ठीक है। और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाहर जो बात करी है, वहां पे कोई कॉग्निजेंस का शब्द का जिक्र करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। तो जब ऐसे ब्रेक करके आप लिखोगे पॉइंट वाइज, जब ऐसे पॉइंट वाइज ब्रेक करके पढ़ो लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर, जो बार बार जब रिवाइज करते हुए रजिस्टर के अंदर इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए इसको लिखते हैं अपने ब्रेक के अंदर, अपने पेज के अंदर, ठीक है। एक सेकंड, चलो। तो सेक्शन नंबर 9 में मैंने सिविल का मतलब लिख लिया, ठीक है। अब ब्रेक करने का मतलब, पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा कि कोर्ट के पास, ये मैं पहले ही लिखवा रहा हूं बस, बाकी आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी मेहनत। कोर्ट ब्रेक करने की, कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन, एक ये पॉइंट आ गया कि कोर्ट के पास अपना जुरिडिक्शन तो होता है। किस चीज का जुरिडिक्शन होता है, किस चीज का जुरिडिक्शन होता है भाई? ट्राई करने का। ट्राई करने का, क्या ट्राई करने का? ऑल सिविल सूट्स, ऑल सिविल सूट्स, ठीक है। चलो जी, सिविल सूट्स तो भाई बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिवनेस है। हाँ, ऑल सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कि केवल सिविल नेचर वाले सूट्स का कोर्ट के पास अपना जुरिडिक्शन होता है, ठीक है भाई, ये मुझे समझ में आ गई। और कुछ यहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब कोई प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइजो नहीं बोलेंगे उसे, कुछ अपना लिमिटेशंस भी है, कुछ कंडीशंस भी है। हाँ, एक्सेप्ट सूट ऑफ विच, एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, उनकी जो कॉग्निजेंस, देयर कॉग्निजेंस जो है इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इम्प्लाइड की स्पेलिंग होती है, देख लेना भाई, मेरे को याद नहीं आ रही भी, ठीक है। क्लियर हो गया? एग्जांपल के तौर पे हम यहां लिख सकते हैं भाई अपने रेफरेंस के लिए, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार के एग्जांपल के। अभी करंटली हमने पढ़ा रेवेन्यू कोड का मैटर, ठीक है। रेवेन्यू मैटर्स वो सिविल नेचर के नहीं माने जाते हैं, ठीक है। यहां एग्जांपल करके लिख सकते हो ऐसे, रेवेन्यू मैटर्स एक्सेप्ट। क्लियर है यहां तक? अब मैंने ऐसे ब्रेक करके समझ लिया। सेक्शन नंबर 9 के अंदर मेरे को बेरक ने क्या क्या बता रखा है कि भाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, क्या, किस चीज की? ट्राई करने की। क्या ट्राई करने की? सारे सिविल सूट्स की। कौन से सिविल सूट्स की? जो सिविल नेचर के होंगे। कोई लिमिटेशन भी है, कोई कंडीशन भी है, हाँ, लेकिन उन सूट्स को ट्राई करने की हमारे सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है, जो सूट का कॉग्निजेंस या तो एक्सप्रेसली तौर पे या इंप्लाइडली तौर पे बांट करा गया। एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू मैटर्स हो गया, खत्म। सेक्शन नंबर 9 खत्म। खत्म, बताओ लगा मुश्किल? अभी खत्म नहीं हुआ ऐसे कि तुम सोचो, ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ अभी। यहां तक मेरे को बता दो, लिखना समझ में आ गया? बेरेक कैसे ब्रेक करके लिखते हैं, बेरेक को कैसे ब्रेक करके लिखा जाता है, समझ में आ गया? एसेंशियल एलिमेंट्स के वर्ड्स को पकड़ा जाता है, एसेंशियल वर्ड्स को पकड़ा जाता है जो आपको लगता है कि में से मेंस के अंदर पूछा, ओ सॉरी, प्रीलिम्स के अंदर पूछी जाएगा। चलिए ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी अपनी समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हम अभी अपनी समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं अभी, इसके अंदर थोड़ा सा डीप आपको समझना पड़ेगा। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। जो एग्जामिनर होगा, जो वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो आपको इन दो एक्सप्लेनेशन में फंसाएगा। है कुछ भी नहीं, समझने की जरूरत है बस। इन दो एक्सप्लेनेशन पे आपको वो फंसाएगा, याद रखना। क्या लिखा है, कोई भी पेपर उठा के देख लो प्रीलिम्स का, वो आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ही फंसाने वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट है इजी। देखो, अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और एनी ऑफिस is contested in a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question on this. Explanation number 2, for the purpose of this section, it is immaterial whether for any fees attached to the office, refer to explanation number 1, or whether or not such office is attached to the particular place. सबको दिमाग के ऊपर से गया भाई, मेरे तो दिमाग के ऊपर से चला गया। आप में से कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है? मैं तो अपना ईमानदारी से बोल रहा हूं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आया क्या लिख के आया, क्या बता गया, मुझे समझ में नहीं आया। आप में से कोई बता सकता है कि
क्या समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ने के बाद में? देखो क्लियर बात है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैं बता देता हूं, पहले मैं आपको ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे क्या होगा ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इन दोनों को पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो कोई भी प्योरली पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस पॉलिटिकल और जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं, ठीक है, आर नॉट ऑफ सिविल नेचर। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस मैटर आता है तो वो हमारा सिविल नेचर का नहीं माना जाता, यानी कि अबे यार मैं बार बार बोर्ड लगाना भूल जाता हूं यार, ये तो गलत बात हो जाती है मेरी। ठीक है, हाँ सॉरी ठीक है, हाँ सॉरी, थैंक यू ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन जो हमारा प्योरली पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स का होता है वो हमारा सिविल नेचर का नहीं माना जाता है। एनी क्वेश्चन, एनी सूट which are purely of political or religious matter are not the suit of civil nature, so these suits cannot be entertained by the civil courts। क्लियर है बात? क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? बिकॉज जो मैं बात लिखवा रहा हूं ना, अपनी कॉपीज में लिखते चलो, लाइफ इजी हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि प्री के अंदर 50 से 100 क्वेश्चन बनते हैं। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के लिए आप इतनी मोटी मोटी एमसीक्यू की बुक देखोगे ना, सिंगल्स की हो गई, लेक्सिस नेक्सिस की हो गई, परीक्षा मंथन की हो गई, 1000 तरीके की बुक है, सब में आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आप 1000 हो, 15 100 क्वेश्चन हो, 50 या 70 क्वेश्चन तो गारंटेड देखने को मिलेंगे। और कैसे सॉल्व कर पाओगे? बस ये बातें मेरी समझ जाओ, बस ये बातें समझ जाओगे, वो 50 से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं भी आपको वो एमसीक्यूज दे दूंगा अभी, मतलब टेस्ट के तौर पे, थोड़ा सा हम सीबीसी बढ़ा लें। ठीक है, बिकॉज these matters are not affecting the rights of any individuals that granted by law, ये बातें जरूर लिखो अपनी कॉपी में, जरूर लिखो। जो बच्चा नहीं लिख रहा भाई, भगवान मालिक है उसका, याद रखना, मैं उसका डाउट कभी एंटरटेन नहीं करूंगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप सबने लिख लिया, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने ये लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति अपना, और एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर है ये, ठीक है, ये अपना मंदिर है। तो ए नाम का व्यक्ति, और यहाँ पे पंडित जी भी हैं बहुत सारे, 1 2 ये 3 जो पूजा की देखरेख करते हैं अपने, ठीक है, वो सॉरी मंदिर की देखरेख करते हैं। ठीक है, एक दिन मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल था, ठीक है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, और ये ए नाम का व्यक्ति ना एक नामी ग्रामी इंसान है, वहां का, हमारे गांव का, विलेज का, ये पॉपुलर इंसान है। और पंडित जी ने उस शुभ अवसर पर, फेस्टिवल पर, त्योहार पर, पंडित जी ने मंदिर में एंट्री करके भगवान जी की पूजा करी, ठीक है, जो पूजा आरती करी, पूजा वगैरह की। ठीक है, अब इस केस में ए नाम का व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं तो विलेज का, अपने गांव का बहुत बड़ा वो क्या बोलते, सरपंच हूं। ठीक है, इन पंडितों ने मेरे से पूजा नहीं करवाई, मेरे से आरती नहीं करवाई, मेरे से मंदिर का दरवाजा नहीं खुलवाया, तो मैं अब इन लोगों के ऊपर सिविल सूट फाइल करने जा रहा हूं, मैं इन लोगों के ऊपर सिविल सूट फाइल करने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन है। ए नाम के व्यक्ति, आप होंगे अपने गांव में सरपंच, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, ठीक है, बहुत बड़े जमींदार तुम होंगे अपने गांव के अंदर, बट ये जो तुम्हारा अधिकार है, पहले आरती तुम्हारे को करनी है, पहले मंदिर का दरवाजा तुम्हें खोलना है, ठीक है, पहले मंदिर को डेकोरेट तुम्हें करना है, वगैरह वगैरह, ये अधिकार तुम्हारे को किसी कानून के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब तुम्हारे को कानून ने कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जिसकी वजह से जो, और तुम्हारा कोई ऐसा अधिकार जो कानून ने दे रखा है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज अ प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। ठीक है, इफ इट इज अ प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन देन इट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, सो योर पर्टिकुलर सूट विल नॉट एंटरटेन बाय द सिविल कोर्ट। ये तुम्हारा सूट एंटरटेन सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। एग्जांपल समझ में आ गया? बताओ जरा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई कोई भी एक दूसरा एग्जांपल ले लो, अरे कुछ भी समझ लो यार, जैसे कि कोई भी फनी एग्जांपल ले लो ना, उससे क्या आपको समझ में रहेगा। कोई भी फनी, मैं एक बार ढूंढ लेता हूं। हाँ, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एंड बी है, ठीक है,
ए जो है मतलब विलेज नंबर, एक विलेज ए नहीं विलेज डब्ल्यू, ये विलेज का नाम है इसके डब्ल्यू, और ये बी एक लड़की है, इसके विलेज का नाम है जेड, ठीक है, विलेज का नाम है। अब जो विलेज डब्ल्यू है, वहां के गांव वालों ने बोला था कि हमारे गांव का या तो लड़की हो या लड़का हो, वो विलेज जेड के लड़की या लड़के से शादी नहीं करेगा। सेम विलेज जेड ने, अपने गांव वाले ने अपना रूल बनाया हुआ था कि भाई हमारे गांव वाला कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो विलेज नंबर डब्ल्यू के किसी भी लड़की या लड़के से शादी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे, उसको त्योहारों में नहीं बुलाएंगे, उसको मेले में नहीं बुलाएंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे हम गांव के अंदर, वगैरह वगैरह। समझ में आ गई सिचुएशन? लेकिन क्या करा, ए एंड बी ने अपनी आपस में शादी रचा ली भाई, जब उनका बचपन का प्यार था, ठीक है, दे गॉट मैरिड नाउ। जो ये विलेज नंबर, ये विलेज डब्ल्यू था और जो विलेज जेड था, इन दोनों को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इन दोनों ने इसे बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। विलेज डब्ल्यू इनकी कोई शादी में नहीं बुलाते थे, ना ही ये कोई प्रोग्राम में जाते थे, ना ही इनको कोई खाने पे बुलाते थे, ना ही इनको कोई मेले में बुलाते थे, ठीक है। ऐसी विलेज नंबर जेड में, क्योंकि इन्होंने गांव वाले ने जो अपनी ये क्या बोलते हैं मान्यता जो बना रखी है उसको ब्रेक करा। अब ये ए एंड बी दोनों कोर्ट में गए, ए एंड बी वर्सेस विलेज डब्ल्यू एंड विलेज जेड, उन्होंने केस फाइल कर दिया कि जैसा आप देखो, हमने तो दोनों प्यार करते थे, हम दोनों दूसरे गांव के रहने वाले हैं, दो दूसरे नए नए गांव के रहने वाले हैं, तो ये गांव वाले हमारे को बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारे को शादी में नहीं बुलाते, हमारे को खाने पे नहीं बुलाते, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तब ऐसे केस में कोर्ट ने कहा कि भैया ये तुम्हारा प्योरली रिलीजियस मैटर है यार, अब तुम्हारे को कोई खाने में बुला रहा है नहीं बुला रहा वो उनकी मर्जी है, वो तुम्हें नहीं बुलाते तुम उनको मत बुलाना, ठीक है, वो तुमसे बात नहीं करे तुम उनसे बात मत करो, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इट इज अ प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। Therefore, if as per explanation number 1 and explanation number 2 और section number 9, अगर कोई भी पॉलिटिकल या रिलीजियस मैटर होता है तो वो आपका सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं आता, तो वो आपका वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं आता, देन वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं आता, तो इट इज नॉट एंटरटेन बाय द सिविल कोर्ट, दैट्स इट। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि अगर ये गांव वालों के अंदर एक मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, ठीक है, जो भी भगवान का घर था, ठीक है, और यहाँ पे भी एक अपना भगवान का घर था, तो ये ए एंड बी अपने पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं, या ये ए एंड बी अपना पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं, गांव वाले रोक लगा रहे हैं, गांव वाले रोक लगा रहे हैं कि भैया तुम हमारे गांव के मंदिर में तुम नहीं आ सकते। गांव के जो जेड गांव है वो भी मना कर रहे हैं कि भैया तुम हमारे मंदिर में नहीं आ सकते पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे के अलग अलग गांव के लड़का लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। हमारे गांव की संस्था थी भाई, हमने अपना एक अपना क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बोल लो, ठीक है, इन इंग्लिश कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा था, ठीक है, तो वो तुमने पालन नहीं करा, तो हम तुम्हारे को गांव के मंदिर के अंदर घुसने नहीं देंगे। नाउ ए एंड बी ने फाइल करा केस वर्सेस विलेज डब्ल्यू एंड विलेज जेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा अधिकार था कानून के द्वारा जो दिया गया है वो ब्रीच हो रहा है? ए एंड बी के पास मंदिर जाने का अधिकार है और कोई इनको रोक नहीं सकता, ऐसा कोई हमारा अधिकार है? यस। आर्टिकल नंबर 25 अगर हम बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम के तौर पे ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भाई मेरा मन करेगा, मैं मंदिर जाना चाहता हूं, मस्जिद जाना चाहता हूं, गुरुद्वारा जाना चाहता हूं, ठीक है, या और कोई भगवान के घर जाना चाहता हूं, वो मेरी मर्जी है भाई, मैं कोई भी मंदिर में जाके, कोई भी मस्जिद में जाके, कोई भी गुरुद्वारा में जाके पूजा करने का मेरा पूरा अधिकार है, उस धर्म को अपनाने का अधिकार है, मेरे पास अपना फंडामेंटल राइट है, कानून मेरे को ऐसी मान्यता देता है। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है कि मेरे ऐसे अधिकार को छीन सके मुझसे, किसी के पास कोई अधिकार नहीं कि मैं जिस धर्म का व्यक्ति हूं, मेरे को अपने धर्म के व्यक्ति के होते हुए किसी भगवान के घर जाने से मेरे को कोई रोक नहीं लगा सकता। अब ये गांव वाले जो रोक लगा रहे हैं, जैसा आप इन्हें बोलिए मेरे फंडामेंटल राइट यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, टंग नाड़ है, यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि आपका रिलीजियस क्वेश्चन प्योरली नहीं है, प्योरली नहीं है। नाउ आपका जो सूट है वो सिविल नेचर का है और इट विल एंटरटेन बाय द सिविल कोर्ट। क्लियर है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 का वॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात? कहानी समझ में आ गई ना दोनों की? ठीक है, चल लीजिए चल लीजिए चलीजिए 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 चलीजिए, ठीक है। तो जब भी ना वर्ड यहाँ पे यूज करा हुआ है प्योरली, मैंने वर्ड यहाँ पे जब भी यूज करा हुआ है प्योरली प्योरली प्योरली, ठीक है। अब यहाँ पे है तो ये रिलीजियस मुद्दा, रिलीजियस मुद्दा तो है ना, ये गांव वाले जाने नहीं दे रहे, बॉयकॉट कर रहे हैं, बट ये प्योरली रिलीजियस नहीं है। तो जब कोई रिलीजियस होता है लेकिन प्योरली वाला नहीं होता, जब कोई पॉलिटिकल होता है लेकिन प्योरली वाला पॉलिटिकल नहीं होता, उस टाइम पे कोर्ट अपनी टांग अड़ा सकता है, कोर्ट अपना एंटरटेन कर सकता है, सूट और सिविल नेचर उसे माना जा सकता है, प्योरली वाला अगर नहीं होता है। प्योरली वगैरह प्योरली रिलीजियस प्योरली पॉलिटिकल अगर होता है, उस केस में कोर्ट टांग नहीं अड़ाता, कोर्ट कहता है भैया आपको जहां जाने जाओ, हमारे सिविल कोर्ट में तो आपका मुद्दा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और समझिए, ठीक है, एक चीज और समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना एक मंदिर था,
और इस मंदिर की अपनी वो थी, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट बोलते हैं ना, ट्रस्ट एक बना दिया जाता है, ट्रस्ट के अंदर अपने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इस ट्रस्ट को मेंटेन, इस मंदिर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, कि मंदिर के अंदर कुछ जितना भी चंदा आ रहा है उसको कहां पे यूटिलाइज करा जाएगा, कहां पे दान देने में यूटिलाइज करा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये ट्रस्ट मेंटेन करता है, ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ए नाम का व्यक्ति था, वो ट्रस्ट का अपना मेंबर था, ठीक है। अब उसको ना ट्रस्ट के लोगों ने बोला कि बेटा ए नाम के व्यक्ति, जो हमारा ये मंदिर है इसके अंदर जो ट्रस्ट बना हुआ है, तू इसके अंदर कोई यहाँ पे राइट नहीं रखता है, तेरा कोई मतलब नहीं है, तेरा कोई रुपया नहीं बनता, तेरा कोई मतलब नहीं है, तो अपने घर जा। अब यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, यार मेरे को तो मेरा ट्रस्ट, मैंने इतनी मेहनत करी मंदिर के अंदर, इतनी सेवा करी, ठीक है, और मेरे को तो ट्रस्ट वालों ने 2 मिनट में निकाल दिया। तो अब ये सिविल कोर्ट में जाने का इसका मन कर रहा है, सिविल कोर्ट में, इसका सिविल कोर्ट में अपना मन कर रहा है, तो क्या ये जा सकता है? आंसर इज यस, ये जा सकता है। कहां पे लिखी बात? सेक्शन नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ोगे, उसमें ये बात सीधे शब्दों में लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ोगे, उसमें बात सीधी तौर पे लिखी हुई है। अब ए नाम का व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि फीस इसकी बनती थी, इसकी कोई फीस बनती थी, यानी कि जब ये ए नाम का व्यक्ति ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, देख रेख करने के लिए, मंदिर को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये अपनी कोई फीस भी चार्ज करता था, और इसकी कोई फीस भी अटैच थी, ठीक है, अटैच थी। तो क्या तब भी ये सिविल कोर्ट में जा सकता है? यस, ये जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये बात लिखी हुई है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट आता है, पॉलिटिकल मुद्दा, पॉलिटिकल के अगर कोई प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, राइट टू प्रॉपर्टी का, या कोई रिलीजियस राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, ठीक है, और या तो कोई राइट टू ऑफिस का मुद्दा हो, हमारे केस में ये राइट टू ऑफिस का मुद्दा आ गया। ए नाम का व्यक्ति अपना ऑफिस क्लेम कर रहा है कि जैसा मेरा वहां पे कामकाज था, मैं वहां पे काम करता था, ठीक है, मैं वहां पे काम करता था। उस केस के अंदर यहां पर जो ए नाम का व्यक्ति है वो अपना सिविल कोर्ट में जाके अपना राइट क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 उसके अंदर साफ तौर पे बोला हुआ है कि अगर कोई भी रिलीजियस मुद्दा है, अगर कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, राइट टू ऑफिस की बात करी जा रही है, तो ऐसे सूट्स को एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलता है कि ऐसे सूट्स हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर के होंगे। हालांकि ये रिलीजियस मुद्दा तो है, कोई बात नहीं, ये प्योरली रिलीजियस मुद्दे की कैटेगरी में नहीं माना जाता, प्योरली रिलीजियस मैटर के मुद्दे को ये हम नहीं मान रहे हैं, इसको हम सिविल नेचर का सूट मान रहे हैं, और यहां पे राइट क्लेम अपना किया जा सकता है कि मैं इस मंदिर का उत्तराधिकारी हूं, ये हमारे दादा परदादा के जमाने से जो है मंदिर का चलन, हम इस मंदिर के मैनेजमेंट को हमारे पास ही जिम्मा आना चाहिए, जैसा दूसरे गांव का जो एक परिवार है वो क्लेम कर रहा है नहीं हमारे पास आना चाहिए, एक परिवार क्लेम कर रहा है नहीं भैया हमारे पास इसका मंदिर का मैनेजमेंट का अधिकार आना चाहिए, डिस्प्यूट आ गया है, तो मंदिर एक रिलीजियस मुद्दा, ठीक है। बट यहां पे ऑफिस की बात करी जा रही है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात अगर आ जाती है, राइट टू ऑफिस की अगर बात आ रही है, तो इस सिचुएशन में यहां पर इसको सूट ऑफ सिविल नेचर को माना जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी कि सिविल कोर्ट में एंटरटेन करा जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सभी लोगों को क्लियर हुआ? ये बात हमारे को एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताई हुई है। और अगर कोई फीस अटैच है या नहीं है, ठीक है, कि कोई पैसे वैसे बनते हैं कि जो व्यक्ति को ये मंदिर को मैनेजमेंट करने का अधिकार दिया जाएगा तो वो इतनी फीस अपनी चार्ज करेंगे, उतनी फीस चार्ज नहीं करेंगे, कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसकी बात करता है सेक्शन नंबर 9 के अंदर कि भैया ये इमैटेरियल बात है, कोई फीस अटैच है तो कोई बात नहीं, तो भी सिविल नेचर का है, कोई फीस अटैच नहीं है कोई बात नहीं, तो भी ये सूट हमारा सिविल नेचर का माना जाएगा। क्लियर है? शुभांगी का पॉइंट है कि सर ट्रस्ट वाला एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आया। देखो भाई शुभांगी, आप इस ट्रस्ट की वो हो, मैनेजर हो, ठीक है, इस ट्रस्ट को मैनेज करने का जिम्मा आपके पास है, ठीक है, और आप अपने यहाँ पे मैनेज करती थी। अब मैं हूं, मैं आ गया यहाँ पे क्लेम करने के लिए कि शुभांगी को हटाओ और मुझे अपना ट्रस्ट को मैनेज करने का अधिकार दिया जाए। शुभांगी आप कह रहे हो नहीं मुझे मिलना चाहिए अधिकार, ये तो मंदिर को मैनेज करने के लिए। मैं कह रहा हूं नहीं मुझे मिलना चाहिए, ये तो मेरा ऑफिस है, ऑफिस राइट टू ऑफिस मेरा है। शुभांगी आप ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं नहीं यार आप शुभांगी को हटाओ, अब नया बंदा आना चाहिए, ठीक है, राइट टू ऑफिस मेरे पास आना चाहिए। अब यहां पर किस चीज की डिस्प्यूट बात है? मंदिर के मैनेजमेंट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? रिलीजियस मुद्दा हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया? रिलीजियस मुद्दा हो गया, रिलीजियस मैटर हो गया। लेकिन रिलीजियस मैटर तो है, लेकिन यहां पे क्या इशू आ रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है, या राइट टू ऑफिस का मुद्दा आ रहा है, राइट टू ऑफिस का मुद्दा आ रहा है, ठीक है।
शुभांगी कह रही है मेरे को दे ऑफिस, मैं कह रहा हूं मुझे दे ऑफिस इस ट्रस्ट को मैनेजमेंट कर, ये मंदिर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस केस के अंदर कोर्ट, अब मैं भी कोर्ट जाऊंगा, शुभांगी भी कोर्ट जाएंगी। शुभांगी ने मेरे खिलाफ केस कर दिया एस वर्सेस ए, ठीक है, कि शुभांगी कह रही मेरे पास आना चाहिए, मैं अपनी डब्ल्यूएस में कह रहा हूं मेरे पास आना चाहिए। तो यहां पे कोर्ट सबसे पहली बात देखेगा क्या ये सूट सिविल नेचर का है या नहीं है। इस चीज को जानने के लिए हम जरा सा एक बारी सेक्शन नंबर 9 का वो पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन नंबर 1, पढ़ लो यहां तक, ठीक है। क्या कह रहा है, अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, ठीक है, इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, वो सिविल नेचर का माना जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग दैट such right may depend entirely on the decision as to the question of religious rites or ceremonies। तो यहां पर हमारे केस के अंदर क्या हुआ है, शुभांगी कह रही है कि जब साहब हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, मेरे दादा परदादा पापा फिर उसके बाद दादा फिर परदादा, वो इस ट्रस्ट को मैनेज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जब साहब एज पर तो इसके बेसिस पे मुझे इस ट्रस्ट का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, मुझे इसका मैनेजमेंट मिलना चाहिए, मैं इस ट्रस्ट की मैनेजमेंट करने वाली नेक्स्ट पर्सन होनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं जब साहब मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो है तो ये प्योरली हमारा रिलीजियस मैटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट क्लेम कर क्या करा जा रहा है, कंटेस्ट क्या करा जा रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्ट करा जा रहा है या राइट टू ऑफिस कंटेस्ट करा जा रहा है। तो ऐसे केस में कानून ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर सेक्शन नंबर 9 में सीधा बोल दिया है भाई ऐसे सूट को हम सिविल नेचर का मानेंगे और ऐसे सूट को सिविल कोर्ट अपना एंटरटेन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। शुभांगी क्लियर है, सीमा क्लियर है, और बाकी सब लोगों को क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बेरक भी पढ़ा दिया ना, बेरक कितना साफ दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। ये देखो लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा सूट जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी इंवॉल्व है, राइट टू ऑफिस इंवॉल्व है, ठीक है, जो कंटेस्ट करा गया हो, ठीक है, कंटेस्ट करा गया हो सिविल नेचर का, भाड़ में जाने दो। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने में से सीआरपीसी पढ़ी है, नॉट विथ स्टैंडिंग को मैं बोलता हूं भाड़ में जाने दो, ठीक है, जो पहले कभी कुछ भी लिखा हो उसे भाड़ में जाने दो। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब यही होता है, मैं इसको थोड़ा सा अपना ट्रांसलेशन मेरा लग जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है जो तुमने पुराना पढ़ा उसको छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि भाड़ में जाने दो, जो तुमने पुराना पढ़ा है उसे छोड़ो, जो अभी पढ़ रहे हो वो सही है। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्लियर शब्द में मतलब ये होता है, आप लोग अपने बेरक में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। दैट सच राइट में डिपेंड, हो सकता है डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी। जैसे शुभांगी कह रही है मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दादा परदादा मंदिर के मैनेजमेंट को संभालते आ रहे हैं, तो जैसा उसके बेस पे मुझे मिलना चाहिए। प्योरली ये राइट्स एंड सेरेमनीज की बात हो रही है ना, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये माना जाएगा सिविल नेचर का। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा हम और वो समझ लेते हैं पैसे की बात। अब यहाँ पे ना ये मंदिर है, ठीक है, कुछ आप धर्म के मतलब ये मत सोचना आप सभी लोग, कोई हमारे उस केस में हमारे पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई दूसरे कैटेगरी के रिलीजियस धर्म का हो, ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर आप मंदिर मंदिर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुंह पे वो चढ़ा हुआ है बचपन से इसीलिए, ठीक है। तो कुछ ये मत सोचना कि सर आप गुरुद्वारा क्यों नहीं बोल रहे, चर्च क्यों नहीं बोल रहे और मस्जिद क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है, वो मंदिर मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो भैया बता देना, मैं वही नाम ले दूंगा, मेरे को इशू नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम ये मंदिर की बात ले लेते हैं। ये मंदिर है, इसमें शुभांगी अपनी जो है मैनेज करती हैं और करती आ रही थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पापा दादाजी परदादाजी ये मंदिर को मैनेज करते हुए आ रहे थे। तो मैनेजमेंट का अपना एक फीस भी चार्ज करते थे 10,000 रुपए महीना, कि भाई ये मैनेज करिए ना, पैसा आना जाना, किसको देना कितना नहीं देना, कितना दान में देना, कितने पंडित जी को देना वगैरह वगैरह, ये मैनेज करती थी, तो ये अपनी भी फीस चार्ज करती थी, ठीक है, अटैच थी इनकी फीस। फिर आयुष हूं मैंने बोला नहीं भाई अब मैनेजमेंट मुझे मिलना चाहिए, तो डिस्प्यूट हो गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के तहत हमें पता लग गया ये हमारा सूट सिविल नेचर का होगा और सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकता है, ये दूध का दूध पानी का पानी होकर मेरे को समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहती है कि अगर कोई फीस अटैच है ना, अगर कोई फीस अटैच है, अगर कोई फीस अटैच है या नहीं है, ये इमैटीरियल, ये इमैटीरियल है। अगर कोई फीस अटैच है या नहीं है, इट इज इमैटीरियल। सूट तब भी हमारा सिविल नेचर का माना जाएगा, सूट हमारा तब भी सिविल नेचर का माना जाएगा और सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन जरूर करेगा, ठीक है। पढ़ लेते एक बार बेरक के अंदर यही बात लिखी हुई है, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे, हमें झूठ तो नहीं बोल रहे, हमें पागल तो नहीं बना रहे। देखो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटीरियल, इमैटीरियल का मतलब भाड़ में जाने दो, ठीक है, इट इज इमैटीरियल का मतलब यही होता है, इट इज इमैटीरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस। जैसे ऑफिस वो शुभांगी अपना 10,000 रुपए चार्ज करती थी ना, अपना क्या बोलते हैं, मैंने ट्रस्ट की मेंबर बनी हुई थी वो, तो उसने 10,000 रुपए चार्ज करी थी, तो कोई फीस अटैच है या नहीं है, इट इज इमैटीरियल to the explanation number or whether or not such is office attached to the particular place, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इट इज इमैटीरियल कि लोकेशन का कोई पर्टिकुलर प्लेस
यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए मंदिर, यहाँ नहीं, ट्रस्ट का ऑफिस यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, इट इज इमेटेरियल। ट्रस्ट के बंदे को 10,000 की जगह 8,000 मिलने चाहिए, 5,000 मिलने चाहिए, या मिलने ही नहीं चाहिए, इट इज इमेटीरियल। राइट टू ऑफिस की अगर बात है, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात है, प्योरली रिलीजियस अगर मुद्दा है, हमें कोर्ट को जजमेंट देते दौरान, डिग्री पास करते दौरान पूरा अपना प्योरली रिलीजियस या पॉलिटिकल के अंदर जाना पड़ रहा है, अगर कोई बात नहीं, कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑफिस फंडामेंटल राइट है। कोई आपसे आपकी गद्दी को छीन कैसे सकता है यार? आपकी जो गद्दी मिली हुई है, आपको जो ऑफिस मिला हुआ है, आपको जो प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी मान लेते हैं मिला हुआ है, कोई ऐसा, मैं ऐसे थोड़ी ना कि एकदम आके शुभांगी का जो अधिकार है वो इन्फ्रिंज करने लग जाऊंगा। शुभांगी के पास यहाँ पे कोर्ट जाने का तो अधिकार बनता है ना, बिल्कुल बनता है। कोई केवल ये बात बोल के नहीं ये तो मंदिर की प्रॉपर्टी है, नहीं ये तो ऑफिस की, ये तो मंदिर का ऑफिस है, ठीक है? तो यार पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेरे को गद्दी मिली हुई है, यानी शुभांगी को जो गद्दी मिली हुई है, ऑफिस मिला हुआ है, तो शुभांगी उसको क्लेम करने के लिए अपना लीगली राइट एनफोर्स कर सकती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे बोला है कि भले रिलीजियस हो, भले पॉलिटिकल हो, राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा है ना, राइट टू ऑफिस का मुद्दा है ना, इसको हम सिविल नेचर का मानेंगे, सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है, कोई फीस अटैच हो या नहीं हो, दैट्स इट। क्लियर है? चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा, ठीक है? सेक्शन नंबर 9 भाई सबसे ज्यादा दिमाग खाओ होता है, अभी हुआ नहीं है खत्म। सेक्शन नंबर 9 अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों की ड्यूटी है सेक्शन नंबर 9 जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे का सारा रिवाइज करके आओगे। जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आएगा वो बहुत डांट खाएगा, याद रखना, बहुत ज्यादा। जैसे कुछ बच्चों ने भी आज डांट खाई है इनडायरेक्टली, तो याद रखना भाई, मैं डांट देता हूँ भाई, मैं डांट देता हूँ। जो बच्चा मेरी बात समझता नहीं है ना, मैं डांट देता हूँ, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा फॉलोअप करो यार, ठीक है? मेरा इंटेंशन यही है कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए, मेरा इसके अलावा और क्या जाएगा बताओ? आपको टॉपिक समझ में आएगा ना मेरे डांटने से, एक आप पढ़ने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, और आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया, मेंस का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा हाथों हाथ, प्रीलिम्स का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर 50-100 क्वेश्चन जो होंगे हाथों हाथ आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें फायदा किसका होगा? आपका होगा, ठीक है? सीधी बात है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। प्रिंट आउट निकालना है नोट्स को, यार देखो प्रिंट आउट के लिए ना मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, मैंने भी देखा था प्रिंट आउट में ना, ये जो फ्री वाले नोट्स हैं उसका तो निकाल सकते हो आप, और जो वो है, जो बच्चों ने बैच ले लिया है उनके लिए जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसका प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, शेयरिंग शेयरिंग के लिए, बट उसका मैं जुगाड़ निकाल दूंगा, ठीक है? मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसको बताओ? मैं क्या करूंगा, जो हमारा एक्सक्लूसिव बैच का ग्रुप है, ठीक है, एक्सक्लूसिव बैच का जो ग्रुप है उसके अंदर पीडीएफ की फाइल शेयर कर दूंगा। पीडीएफ की फाइल उसमें शेयर करने का बाद फिर चेक करेंगे कि वहां पे आप व्हाट्सएप पे ले जाके प्रिंट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ठीक है? शिवा जी इसकी टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूं ना, ठीक है? मैं करवा दूंगा आपका इसका जुगाड़ मैं करवा दूंगा उसका, ठीक है? अभी तो नोट्स अभी कुछ भी नहीं आए, अभी तो मैं देता रहूंगा, ठीक है? मैं करवा दूंगा। हाँ जी, क्या करना इसका? हाँ जी गौरव भाई। सर अगर हम ऑफलाइन ऐप खोलते हैं हाँ तो हम उसको ऑफलाइन पे जाके जो नोट्स पे जाएंगे, फिर हम अपना नेट खोल लें तो वो डाउनलोड हो जाते हैं। सर मेरे हो गए थे। अच्छा ऑफलाइन नेट बंद करके ऐप खोलना है, फिर ऐप खोल के वो नोट्स पे जाना है, नोट्स खुल जाएंगे, फिर नेट ऑन कर देना है तो हो जाएंगे। अच्छा 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 यस सर। अच्छा, एक बारी गौरव भाई जो आप कह रहे हो ना, एक बारी ग्रुप पे भी बता देना, क्योंकि ये मैं सर तो वो ग्रुप पे सर वो उस लड़की ने मैसेज किया था, वैसे ही मैंने डाउनलोड किए थे ग्रुप पे, उसने शेयर किया था। मैं दोबारा से पिन करता हूँ। हाँ पिन कर देना, क्योंकि मेरे को तो मैं ये यूज ही नहीं करता है, मतलब मेरे को पता नहीं ना, एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में। मैं तो ऐसा टीचर का, मेरे पे देखो बैकहैंड का पोर्टल टीचर का वाला है, मेरे पे टीचर का मेरा अलग ही पोर्टल है, मुझे ये देखो मेरा अलग ही पोर्टल है। आप लोगों का पोर्टल ऐसा नहीं होता, ये मेरा पोर्टल है अलग, बैकहैंड यस का। सर, यस सर। हाँ तो मेरा दूसरा पोर्टल ये है, अब इसके अंदर जो जो डाउट्स, ये मेरा स्टूडेंट पोर्टल है, इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट देखा जाएगा। कोई भी इशू आएगा मेरे को बता देना, मैं इसको पॉइंट, ये प्रिंट आउट वाले का सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ की फाइल जो है ना एक्सक्लूसिव बैच के ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लेना, ठीक है? बस यही कर सकता हूँ मैं, और वरना सीमा मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर देना। चलो फिर हम मिलते हैं मंडे, मंडे मिलेंगे, संडे ऑफ रहता है हमारा, ठीक है? मंडे मिलेंगे, तो एक दिन आपका पूरा रिवीजन का है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जितनी हमने पढ़ाई करी है, जितने प्रोविजंस पढ़े हैं, ये टिप्स पे कर लेना। लाइफ आगे इजी हो जाएगी, 10-15 दिन के बाद जब आप सीबीएसई पढ़ोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं सिमरन जी, आप मुझे मैसेज भेज देना, पर्सनली भेज दूंगा आपको पीडीएफ, ठीक है? पर्सनली भेज दूंगा, प्रिंट जब निकाल लेना अपना, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। किसी को कोई भी डाउट हो ना प्रिंट आउट का, मुझे मैसेज कर देना कि सर आप हमें पर्सनली भेज दो, मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है? चलो बाय, ठीक है? हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय।